अब मैं आज का जो प्रोग्राम दिलीप कुमार साहब के हवाले से होने जा रहा है, हम स्टेज पर जावेद नसीम साहब तशरीफ़ रखते हैं और अनीसुल नबी साहब, ये दोनों साहिबान जो है अभी दिलीप कुमार के हवाले से गुफ्तगू हमारे सामने रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि जावेद नसीम साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से फ़लास्टी को तरीक़ पेश किया जाए। मैं शौकत अली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और जावेद नसीम साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से फ़लास्टी को तरीक़ मेमेंटो पेश करें। अनीसुल नबी साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से फ़लास्टी को तरीक़ पेश करने के लिए मैं एक बार फिर शौकत अली साहब को ज़हमत दे रहा हूँ कि अनीसुल नबी साहब की खिदमत में फ़लास्टी को तरीक़ मेमेंटो पेश करें। भाई जावेद नसीम साहब को मैं माइक पर आने की ज़हमत दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ ताकि प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नज़र मिल जाए तो उनको ज़रा सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। ये मेरे लिए बड़ी ही एज़ाज़ और बड़ी ही खुशी की बात है कि आज मैं उर्दू एकेडमी के स्टेज पे खड़ा हूँ। वो उर्दू कि जो बहुत ही शीरीं ज़ुबान है, बहुत ही मली ज़ुबान है, और उर्दू के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि हवाओं के दरीचे आसमां पे खोल सकते हैं, हवाओं के दरीचे आसमां पे खोल सकते हैं, महज अपनी ज़ुबान से जो दिलों को मोल सकते हैं। यही तहज़ीब है अपनी, यही पहचान है अपनी, उन्हीं में हम भी शामिल हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, उन्हीं में हम भी शामिल हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। और वाकई अगर हम उर्दू वाले हैं तो हमें यहाँ पे अपनी हाज़िरी को भी रजिस्टर करवाना होगा आपके तालियों की गूंज से कि आप भी उर्दू वाले हैं, और उर्दू से आपको भी वैसी ही मोहब्बत है कि जिस मोहब्बत को लेके मैं आप लोगों के सामने आज स्टेज पे हाज़िर हुआ हूँ। उर्दू एकेडमी जो काम कर रही है मग़रिबी बंगाल में काबिल सताइश है। इसकी जितनी भी पजीराई की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए, कम है, क्योंकि पिछले सालों का जो सफ़र है उसकी तरफ अगर हम एक निगाह डालें तो हम देखते हैं कि अभी हालिया बरसों में उर्दू एकेडमी ने बड़ी तरक्की की और बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और ये सिलसिला जारी है, और दिन ब दिन इनके प्रोग्राम का जो मेयार है वो बुलंद से बुलंदतर होता चला जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक़ साहब का और प्रोफेसर दबीर साहब का कि जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने रूबरू खड़ा हूँ, और आज की शाम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने के लिए मैं खड़ा हूँ कि जिनके बारे में कुछ कहना गोया सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में 75 सालों से लोग कहते बोलते सुनते चले आ रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो कि अपनी ज़ात में एक अंजुमन, एक ऐसी शख्सियत जो अदाकारी के शहंशाह। जब किसी शख्स के बारे में कोई बात कहनी होती है तो कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब ऐसी किसी शख्सियत के बारे में बात करनी होती है तो अल्फाज बहुत छोटे पड़ जाते हैं, अल्फाज राहें तलाश करने लगते हैं, और उस वक्त जहन में एक इंतशार पैदा हो जाता है। जहन सोचने लगता है कि ऐसी शख्सियत के बारे में हम कहें तो क्या कहें, क्या क्या कहें, कितना कहें, कैसे कहें। लेकिन बहरहाल आज की शाम हम दिलीप कुमार साहब को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, तो मैं ख़राज अक़ीदत के तौर पे आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक बार दिलीप साहब के लिए उन्हें याद करते हुए, उनके काम को याद करते हुए ज़ोरदार तालियों से अपना ख़राज अक़ीदत पेश करें। आज दिलीप साहब की अगर हम बात करें तो बात है 11 दिसंबर 1922 की, कि जब आसमान से एक सितारा ज़मीन पर उतरा और उनके घर वालों ने, उनके वालिदैन ने उनका नाम मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान रखा। अपने वालिद साहब जनाब लाला ग़ुलाम सरवर और वालिदा मोहतरमा आयशा बेगम की 12 औलादों में से एक थे
मोहम्मद यूसुफ खान। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेशावर के बड़े कारोबारी थे और इनके वालिद साहब का फलों का बड़ा ही लंबा चौड़ा बिजनेस था, और हर बाप की तरह सरवर साहब भी चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तिजारत में उनका हाथ बटाए। लेकिन अल्लाह ने तो कुछ और ही सोच रखा था दिलीप साहब के बारे में, क्योंकि उन्होंने बनाया था कि दुनिया में जाकर अदाकारी के ही ज़ुमरे से, अदाकारी की तरफ से वो लोगों के दिलों पर राज करें, लोगों के दिलों पर हुकूमत करें। और वाकई जब तक वो ज़िंदा रहे उन्होंने लोगों के दिलों पर हुकूमत की और भरपूर हुकूमत की। दिलीप साहब ने अपनी 54 साला ज़िंदगी में, 54 साला कैरियर जो उनका रहा, फिल्मी कैरियर, उसमें उन्होंने मुकम्मल 57 फिल्में की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो बन नहीं सकीं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मुहूर्त होने के बाद रुक गईं। उनकी एक फ़िल्म चाणक्य का हमें बड़ा इंतज़ार था, उनके शैदाइयों को, उनके देखने वालों को, लेकिन अफसोस वो फिल्म नहीं बन सकी। लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया उस काम के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि दिलीप साहब अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन थे कि अगर दिलीप साहब ना होते तो शायद मेथड एक्टिंग क्या होती है हम सब इससे नाबलद होते। क्योंकि मेथड एक्टिंग की शुरुआत दिलीप साहब ने की। हम उन्हें मेथड एक्टिंग का इन्वेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके कबल अशोक कुमार या उस तरह के जो भी दूसरे अदाकार थे, उनकी एक्टिंग में या तो एक थिएट्रिकलपन था या उनकी अदायगी में, उनके अंदाज में एक नेचुरलपन था। लेकिन दिलीप साहब ने यह बताया कि थिएटर की एक्टिंग और पर्दे की एक्टिंग के दरमियान क्या फ़र्क है। उन्होंने स्क्रीन पे अपने आप को इस तरह से पेश किया कि वो एक अलग ही जलवा था। जब ये फिल्मों में नहीं आए थे तो उस वक्त वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद पूना चले गए और तकरीबन 1.5 साल तक उन्होंने कैंटीन चलाया। वहीं पे उनकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई। अशोक कुमार ने देखा कि जब ये नौजवान इतना जाजिब है और इतना खूबसूरत है और ये वजाहत इसकी है, तो उन्होंने कहा कि तुम फिल्मों में काम करोगे। अब फिल्मों में काम करने का जो सिलसिला है ये पहले भी काफ़ी दिलफरेब था और आज भी काफ़ी दिलफरेब है। हर शख्स चाहता है कि वो पर्दे पे आए। अशोक, माफ़ कीजिएगा, अजान हो रही है, ज़रा सा तवक्कुफ़ करते हैं। ये यूसुफ खान हैं। देवदास की बात भाई हमारे कोई कह रहे हैं, लेकिन दरअसल क्या है कि इतनी सारी फिल्में, आज गलती से मैं एक समंदर में उतर गया हूँ और वो समंदर है दिलीप कुमार की शख्सियत का। कितने पहलू, कितने रंग, कितने जाविये, और हर जाविये पे बात करना मेरे लिए कम से कम नामुमकिन है, क्योंकि जब मैं गोताल मैंने लगाया तो कुछ न कुछ मोती मेरे हाथ में आ गए और उनमें से कुछ मोती लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आ गया हूँ। कोशिश तो मेरी थी, लेकिन ये ऐसी शख्सियत कि इनके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो 24/7 शायद कई महीनों तक बात करनी पड़ेगी। वैसे आपने देवदास की बात कही, तो देवदास का एक वाक़या मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ कि देवदास में एक सीन था कि दिलीप साहब नींद से बोझल हैं। उनकी आवाज़ में वो एक बोझलपन है, नींद की खुमारी है, और उस वक्त उस पर शराब का हैंगओवर भी है और उन्हें वो सीन अदा करना था। महज इस सीन को अदा करने के लिए दिलीप साहब उस रात स्टूडियो में सारी रात जागते रहे। नींद आ रही थी लेकिन सोए नहीं, जागते रहे। हल्की हल्की शेव बढ़ गई, सुबह उठे तो बिल्कुल नींद से बोझल, थके हुए, परेशान, और उस हालत में उन्होंने वो सीन किया था। ये उनके एक परफेक्शनिस्ट होने की एक मिसाल है। परफेक्शनिस्ट का नाम आए तो आज हम आमिर खान को याद करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि परफेक्शन क्या चीज़ है और परफेक्शनिस्ट कौन होता है, इसकी भी एक आला मिसाल हमारे दिलीप कुमार साहब ने कायम की थी। मैंने जैसे आपको देवदास की बात बताई, आप लोगों को याद होगा कि एक फ़िल्म आई थी कोहिनूर, और उसमें रफ़ी साहब का एक गाना था मधुबन में राधिका नाचे रे। उसमें एक सीन था कि जब दिलीप कुमार साहब सितार बजा रहे हैं, दिलीप साहब ने कहा कि ये सितार जो है मैं तो बजाना नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सितार को मैं सीन में बजाऊँ। उनसे कहा गया कि भाई हम क्लोज़अप में ले लेंगे ना, लगेगा कि आप ही बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि सितार पे जब मेरी उंगलियाँ रक़्स करें तो देखने वालों को लगना चाहिए कि ये सितार दिलीप कुमार बजा रहा है। और फिर उन्होंने 6 महीनों तक सितार सीखा और सीखने के बाद फिर उन्होंने उस फिल्म को, उस सीन को
अंजाम दिया। और ये जो मशाल का सीन अभी आपने देखा, इस सीन को आपने देखा कि बिल्कुल विदाउट कट वन शॉट फिल्माया गया है। इसके लिए इन्होंने 4 दिनों तक अनथक रिहर्सल की थी। फिर उसके बाद ये जो सीन आया ये आपके सामने, और मैं समझता हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्मों का जो ये सीन है ये एक संगे मील की हैसियत रखता है। इसके पहले ना इसके बाद इस तरह का कोई भी सीन कोई भी अदाकार पेश नहीं कर पाया। और जब भी मैंने कहा कि मेथड एक्टिंग के शहंशाह दिलीप कुमार, इंडस्ट्री के पहले खान दिलीप कुमार, और इनसे ही शुरुआत हुई। अगर ये ना होते तो आज मनोज कुमार या राजेश खन्ना या शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन का कोई तसव्वुर नहीं होता। दिलीप कुमार साहब के बाद अब लीजिए मैं थोड़ी सी मुलाकात आपकी करवाता हूँ यूसुफ खान साहब से। इनसे मिलिए। Okay, whatever you say, sir. Tell me what is the quality, sir, that makes all the films that you have done so enduring, so long-lasting, and so wonderful? That's a handful of questions to deal with. I think it's sheer good luck, perhaps a lot of hard work, honesty, togetherness, fellowship, and above all, yes, no actor can be bigger than the substance which he portrays. I mean the character, the story, the screenplay. And for any good or an enduring performance, Shah Rukh, you have to have a good story, good character equations, sound conflict, and enough opportunity for you to then wade through it. Because then you have substance to deal with, not just shadows. Thank you, sir. गोरे बर्तन है क्यारी गुलशन की, इनसे खिलती है हर कली मन की, बूंद पानी की इनमें जब खन की, क्या ही प्यारी सदा वो सन सन की। ताजगी जी की, ताजगी जी की और तरी तन की, वाह क्या बात कोरे बर्तन की। बहुत खूब, बहुत खूब। कोरा पिनहारी का जो है मटका, कोरा पिनहारी का जो है मटका, कोरा पिनहारी का जो है मटका, उसका जोबन कुछ और ही चटका, ले गया जान पाँव का खटका, दिल घड़े की तरह से दे पटका, ताजगी जी की और तरी तन की, वाह क्या बात कोरे बर्तन की। बहुत खूब दिलीप साहब, बहुत ही खूब। कि कोई नसर उठा के चले और जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म जाँ बचा के चले। ख़ास तौर से फैज़ साहब के चाहने वालों में कितने लोग ऐसे हैं कि कुछ शेर समझे और कुछ समझ में नहीं आया। उनमें एक मैं भी हूँ, क्योंकि असातिज़ा हैं, इनके कलाम के हर पहलू तक हमारी उपज नहीं पहुँच सकती। ये हर एक गाम पे उन ख्वाबों की मख्तल गाहें, ये हर एक गाम पे उन ख्वाबों की मख्तल गाहें, जिनके परतों से चरागां हैं हज़ारों के दमाग। ये हर एक गाम पे उन ख्वाबों की मख्तल गाहें, जिनके परतों से चरागां हैं हज़ारों के दमाग। ये भी हैं, ऐसे कई और भी मज़मू होंगे, लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस जिस्म के कमबख्त दिलावेज़ खुतूत। आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफ़सों होंगे, आप ही कहिए
कहीं ऐसे भी अफसू होंगे तब शायर अपना मौजू सुखन उनके सिवा और नहीं, तब शायर का वतन इनके सिवा और नहीं। तो ये था वो विजुअल कि जिसके ज़रिए हमने दिलीप साहब की दोनों शख्सियत के पहलुओं पे रोशनी डालने की कोशिश की। दिलीप साहब सिर्फ अदाकार ही नहीं थे बल्कि एक माहिर नफ्सियात भी थे और शायरी से भी उन्हें बहुत ज़्यादा ही शौक़ था। फैज़ और इकबाल और अहमद फराज को बड़े शौक़ से पढ़ते थे, जैसा कि अभी आपने देखा। और मज़े की बात यह कि कई ज़बानों के बड़े माहिर थे वो। शायद आप लोगों को जानकर ये हैरत होगी कि उनके बारे में मशहूर है कि इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलते थे और इंग्लिश बोलते वक्त वो ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे कि अंग्रेज़ी दां लोग भी डिक्शनरी तलाश करने लगते थे। ये उनकी इल्मियत का एक जलवा था। लेकिन साथ ही साथ वो मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी ये ज़बानें भी बड़ी रवानी से बोल सकते थे। और भोजपुरी पे जो उनकी एक दस्तरस थी वो तो आप लोगों ने फिल्म गंगा जमुना में देखा ही था। अब वो वक्त आ गया है कि मैं उस मेहमान से आपकी मुलाकात करवाऊं जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था, जिन्होंने दिलीप साहब के साथ एक बड़ा ही तवील वक्त गुजारा है, जिन्होंने दिलीप साहब को हर रंग में देखा है। मैं बात कर रहा हूं जनाब सैयद अनीसुन नबी साहब की। उनसे हमारे कुछ सवालात होंगे, उनके जवाबात होंगे और उनके जवाबात की रोशनी में मैं उस यूसुफ़ खान को लेकर आपके सामने आऊँगा कि जिनसे शायद अब तक आप लोग नावाकिफ़ हैं। तो ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब सैयद अनीसुन नबी साहब का। तो सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ स्टेज पे। ये मगरबी बंगाल का इतना प्रेस्टिजियस स्टेज है कि लोगों का ख्वाब हुआ करता है इस स्टेज से वाबस्तगी का। और कभी मेरा भी ख्वाब था कि मैं कभी वो दिन तो आए कि उर्दू एकेडमी के स्टेज पे आप लोगों के सामने आ सकूं, आप लोगों के रूबरू हो सकूं। और अल्लाह ने आज वो दिन दिखा दिया कि मैं न सिर्फ ये कि इतनी प्यारी ऑडियंस के सामने हूँ। ऑडियंस हर प्रोग्राम में होते हैं, ऑडियंस से साबका ये बड़ी आम सी बात है, लेकिन ऐसी ऑडियंस के जो आलिम व फाजिल हो, तालीम याफ्ता हो, अहले ज़बान हो, जब ऐसी ऑडियंस मिलती है तो लगता है कि अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत से नवाज दिया। और आज वही पल है, वही मौका है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं ऐसी ऑडियंस के दरमियान हूँ कि मैं सरफराज हो गया आप लोगों के सामने आकर। मैं जावेद नसीम आज अपने आप को इंतहाई खुशनसीब समझता हूँ कि हमारे उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब ने मुझे ये इज़्ज़त दी, प्रोफेसर दबीर साहब ने मुझ पर यह एतमाद किया और आप लोग आज मेरी मौजूदगी को न सिर्फ ये कि महसूस कर रहे हैं बल्कि शायद उसे पसंद भी कर रहे हैं। अब पसंद कर रहे हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं। अगर पसंद कर रहे हैं तो तालियों की आवाज़ आनी चाहिए, पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं जनाब सैयद अनीसुन नबी साहब आपसे दिलीप कुमार साहब के बारे में तो ये सारे लोग जानते हैं और मैं समझता हूँ यहाँ शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा कि जिसने दिलीप साहब की कोई फिल्म ना देखी हो। तो मैं चाहूँगा कि अब आप अपनी ऑडियंस से मुखातिब हों। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के अरकान यूँ तो बरसों से मुझे मेरे अफसानों की वजह से मुझे याद करते रहे, और लेकिन इस बार एक अजीम शख्सियत, एक हमगीर, एक हमजहत, एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी के सिलसिले में मुझे याद किया। उसमें ख़ास तौर से नदीमुल हक साहब और प्रोफेसर दबीर साहब, इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं दुनिया में जिस शख्स से सबसे ज़्यादा मुतासिर हूँ और उनका मुरीद हूँ और उन्हें मुर्शिद मानता हूँ, उनके सिलसिले में मुझे ये मौका दिया। मैं ख़वातीन और हज़रात तमाम यहाँ जो मौजूद है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अजीम शख्सियत के लिए मेरे ज़रिए सुनना गवारा किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जावेद नसीम साहब हैं, ये एक मुकम्मल शख्सियत है। ये मेरे बड़े भाई मरहूम मोहम्मद अज़ीज़ साहब
के दोस्त थे, हैं, रहेंगे रूहानी सतह पर, और मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और चूँकि ये बहुत अच्छी शायर है तो इस सिलसिले में हमारी मुलाकातें होती रहीं। तो इस शाम का और मग़रिब बंगाल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस शाम का एक हसीन और एक रूहानी और पुरमसरत शाम का हिस्सा बनाया। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं इनसे अपने सवाल की शुरुआत करूं, और सवाल भी मैं क्या करूंगा, सारी बातें तो आप लोगों की जानी हुई हैं, लेकिन चूंकि आज मुझे यह मौका मिला है आप लोगों के सामने आने का, तो सबसे पहले तो मैं दिलीप साहब के लिए 2 शेर कहूंगा कि उनका किरदार है शफ़ाफ़ आईने की तरह, जो भी देखेगा उन्हें खुद में संवर जाएगा। उनका चेहरा भी दिलावेज़ है सूरज की तरह, जिस तरफ देख लें वो नूर बिखर जाएगा। ऐसी ही शख्सियत है दिलीप साहब की कि जहाँ वो बैठते थे उनसे नज़रें मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ये वो वाहिद अदाकार हैं कि जिन्होंने अपने हाथों से और जिस्म से एक्टिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी आँखों से भी एक्टिंग की, और ये एजाज़ किसी और अदाकार को वैसे नहीं मिला। ये तो बात रही दिलीप साहब की, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। नदीमुल हक साहब की नज़र कर रहा हूँ, उनकी कारकर्दगी को देखते हुए, उनकी कारकर्दगी के पेश नज़र, कि कोई बिजलियों से कह दे मेरा आशियाँ तो फूंका, कोई बिजलियों से कह दे मेरा आशियाँ तो फूंका, मेरे हौसले को फूंको, मेरे अज़्म को जलाओ, मेरी ज़िंदगी यही है कि सभी को फैज़ पहुँचे, मैं चिराग़ रह गुज़र हूँ मुझे शौक़ से जलाओ, मैं चिराग़ रह गुज़र हूँ मुझे शौक़ से जलाओ। बहुत सारी उम्मीदें हैं उर्दू एकेडमी के लिए नदीमुल हक साहब से, और मुझे उम्मीद और यकीन है कि जब तक ये हैं उर्दू एकेडमी नहीं बल्कि उर्दू ज़ुबान, इसकी तरवीज होती रहेगी, और उर्दू के हवाले से आप लोगों के सामने आने वाले दिनों में, मुस्तक़बिल क़रीब में भी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन प्रोग्राम हम लोग इसी तरह से लेकर आते रहेंगे। तो अब अनीस भाई, आपने दिलीप साहब को बहुत करीब से देखा, बरसों आप उनके साथ रहे। मैं जानना चाहूँगा कि वो पहला क्या मौका था कि जब आप दिलीप साहब को आपने देखा और उनसे करीब हुए, क्या हुआ था? यादों का एक सिलसिला है जो उर्दू एकेडमी के तवस्सुस से यादनगर बन गया है आज। मेरे भाई का, अजीज़ भाई का दौर था उरूज का, बुलंदी का, 1987। तो मैं वहाँ पे था मौजूद, और तो उनके पास बहुत से लोग आते थे। एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे इकबाल कुरैशी। तो इकबाल कुरैशी अक्सर अजीज़ भाई के पास आते थे, जो बहुत ही ज़ईफ़ हो गए थे और नाकाम थे, तो और आते थे ऐसे रफ़ी साहब, दिलीप साहब के पास, अजीज़ भाई के पास अक्सर आते थे। तो वहाँ पर वो फुर्सत में बात हो रही थी कि मैं बैठा रहता था, उस वक्त काम नहीं था, तो लेक्चरशिप के लिए भी था, और कुछ कादिर ख़ान के असिस्टेंट भी था मैं उस वक्त, कुछ लिखता था उनके लिए, असिस्टेंट जैसे कई होते थे। तो उन्होंने कहा दिलीप साहब के यहाँ चलोगे? चलो। मैं तो फुर्सत में था, मैंने कहा चले, दिलीप साहब के पास कौन नहीं जाना चाहेगा। तो मैं उनके यहाँ गया, शायद तवील हो जाए लेकिन ये बातें एक सरमाया है, ख़जाना है। तो जब मैं उनके घर गया तो बैठा दिया। उनका जो बंगलो है वो महल नुमा है, संगे मरमर का, बहुत लोग गए होंगे। तो मैं नीचे बैठा हुआ था, और मैं ज़ाती तौर पे जायज़ा लेता हूँ, बड़ी कोई शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं सराहता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन कलेजा दहल जाए ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मामला यही हुआ। तो मैं बैठा रहा। आधे घंटे बाद दिलीप साहब सीढ़ी से उतरते हुए उतर रहे हैं, सफ़ेद अद्धी का कुर्ता पहने हुए और सफ़ेद पैंट पाजामा नुमा और सफ़ेद चप्पल सैंडल, और उनकी सीढ़ी बहुत शानदार, ज़ाहिर बात महल है। उतरते वक्त मेहदी हसन की गज़ल गुनगुना रहे हैं, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आपको मालूम होगा शायद कि बहुत सुरीले थे वो,
बहुत सुरीले थे और किसी हद तक क्लासिकल भी सीखा था। उन्होंने एक फिल्म में गाना भी गाया था लता मंगेशकर के साथ, वही देवदास जिनका भाई ने जिक्र किया था, लागी नहीं छूटे रामा। ये अच्छा, एक ही जो है वो गीत उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। तो ये जब उनको आपने उतरते हुए देखा हाँ, तो जाहिर सी बात है कि वो जब उतर रहे हैं तो लग रहा है जैसे इकबाल कुरैशी तो खड़े हो गए, लेकिन मैं खड़ा होना भूल गया। शिद्दत मोहब्बत में या शिद्दत हैरत में आदमी की बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। तो मैं बैठा ही रह गया और देख रहा हूँ सीढ़ी से उतर रहे हैं और गुनगुनाते हुए उतर रहे हैं। तो उसके बाद देखा मैंने जैसे मुर्गजार होता है सफ़ेद लिबास में, जैसे सफ़ेद फूलों का एक बाग है और चेहरा जो है वो कश्मीरी सेब की तरह, और चेहरे की बनावट तराश खराश। बहुत लोगों को, हम सबों ने बहुत हैंडसम पर्सनैलिटी को देखा है। मैंने भी अमिताभ को बहुत करीब से देखा, बातें हुई हैं, शाहरुख खान वगैरह सबको, लेकिन उनका वजूद एक अजीब सहरंगेज़, एक अजीब जादुई शख्सियत जो अल्फाज में नहीं बोल सकते। बस समझ लें आपके, जैसे पानी के बारे में आप तशरीह नहीं कर सकते, पानी पीकर महसूस कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते कि पानी क्या चीज़ है। तो उनको देखकर, उनसे मिलकर वक्ती तौर पर या चंद घंटे के जो लोग मिलते हैं वो शहर में डूब कर वापस चले जाते हैं। मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं अभी, चूँकि एक प्रोग्राम है और एक फिल्म स्टार के बारे में बोला जा रहा है, तो ज़ाहरी तौर पे एक फिल्म स्टार का, लेकिन क़ल्बी तौर पे, दाखिली तौर पे मैं अभी बहुत इमोशनल हो गया हूँ, चूँकि मेरी जहनी तरबियत और मुझे क्या कैसे रहना है। चूँकि वो बहुत बड़े बहुत इस्लाही थे, वो नई नस्ल को तराशते थे, तराशना जानते थे। उस वक्त मैं जवान था, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था और उनकी सोहबत में जाकर पता चला कि असल तो यूनिवर्सिटी यहाँ है। तो जब उतरे वो, तो फिर इकबाल कुरैशी ने कहा ये, और लेकिन मैंने इकबाल कुरैशी से कहा था कि बताना मत कि मैं मोहम्मद अज़ीज़ का भाई हूँ, क्योंकि उस वक्त अज़ीज़ भाई का दौर था, बहुत ज़्यादा स्टारडम लिए हुए थे। तो इकबाल कुरैशी ने कहा क्यों नहीं बताएंगे, आप तो इतने बड़े आदमी के भाई हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मत बताओ, मैं तो काम के लिए आया हूँ, मत बताइए। तो उन्होंने बताया भी नहीं, चूँकि उन्हें अज़ीज़ भाई से बहुत बार मिलना होता था। एक राज रह गया कि नहीं पता उन्हें कि मैं कौन हूँ। मैं एक पब्लिक की तरह एक यंग लड़का था, गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा तो वक्त या मौका आया होगा कि जब दिलीप साहब को ये पता चला होगा कि आप उस अजीम प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अज़ीज़ के भाई हैं, तो उस वक्त क्या हुआ? उसी 87 के आखिर में मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। पाकिस्तान में मेरी बड़ी फूफी का कैंसर का आखिरी स्टेज था। अज़ीज़ भाई ने कहा कि तुम जाकर मिल लो, हम लोग मिलकर आ गए। तो मैं गया था और मैं रह गया, 3 महीने तक रह गया वहाँ पे। उसी ज़माने में निशान इम्तियाज़ जो दिलीप साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो मिला था, वो पहुँचे हुए थे, लेकिन मैं इधर आ गया था। और इस दौरान दिलीप साहब को मालूम नहीं कि मैं गुम कहाँ हो गया, मैंने कहा नहीं था, चूँकि वहाँ पे इतनी भीड़ होती थी लोगों की और ज़रूरतमंदों की। तो फिर मुझे चूँकि पुप्पी से आखिरी दीदार हो जाए, पहले तो मिला नहीं था, तो इसीलिए मैं चला गया था। वहाँ पता चला कि दिलीप साहब आए हुए हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे आर्टिस्ट के बहुत बड़े दीवाने होते हैं। तो उन्होंने कहा, और अज़ीज़ भाई ने उन्होंने चुगली कर दी कि दिलीप साहब के से, उन्होंने कहा दिलीप अज़ीज़ भाई को मेरे रिश्तेदारों ने कि दिलीप साहब से फ़ोन कर दो। उन्होंने कहा अरे अनीस तो है, अनीस से कहो, वो तो उनके ख़ास हो गया, बिल्कुल एकदम उनका बेटी की तरह हो गया। तो उन्होंने कहा मुझे पकड़ा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इस भीड़ में अगर उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया या ये सोचे यार यहाँ पे सबको लेकर आ गया, तो मेरे ऊपर दबाव इतना था, इतना प्रेशर था इन लोगों का कि उन्होंने न फ़ोन उस होटल का भी नंबर दिया, उनके रूम का भी नंबर दिया। मैंने सहमते हुए बताया मैं अनीस बोल, अपना तारुफ दिया मैंने, मियाँ तुम यहाँ पे, तुम बॉम्बे से फ़ोन कर रहे हो,
और ये होटल का भी नंबर मिल गया और ये रूम का भी। अजीब बात है तुम्हें, ये क्या? तो मैंने कहा सर मैं बॉम्बे में आया हूँ खान साहब, मैं कराची में हूँ। अब उन्होंने कहा कि कराची में मैं आओ, मैं यहाँ गैरों के परेशान हूँ, बिल्कुल पुरतसन्नो माहौल, हर कोई मुझे बुद्ध बनाया हुआ है, फ़ौरन आ जाओ। तो ये सबों को लेकर मैं गया था, तो सब मिले, जैसे होता है स्टार से तस्वीरें खींचना, मिलना जुलना। तो खैर वो लोग तो सब चले गए। तो मुझे कहा कि ऐसे गाल पे ऐसे मारा। उन्हें पता चल गया था कि जब मैं गायब था तो उन्हें पता चल गया था कि ये कहाँ गया। तो उन्होंने गाल पे मेरे ऐसे मारा, कहा कि शैतान, बताया नहीं कि तुम मोहम्मद अजीज़ के भाई हो, अपने मुन्ना के भाई हो। मैंने कहा सर खान साहब आपने पूछा ही नहीं। अरे भाई, आज किसी मशहूर आदमी का पड़ोसी भी कहता मैं वहाँ रहता हूँ, मैं उसके सामने रहता हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ, दूर का रिश्तेदार हूँ, करीब का रिश्तेदार हूँ, अपनी शनाख्त के लिए सब करते हैं। तो मैंने कहा सर मैं तो ओरिजिनल हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। उन्होंने कहा क्यों नहीं बताया मुझे, बताओ। मैंने कहा मेरी फितरत है कि मेरे हिस्से का जो इनाम है, जो मजदूरी है, जो मोहब्बत है, जो शफ़क़त, जो मेरे हिस्से का किसी के मारिफत से ना हो, तो ओरिजिनल मुझे आपसे लेना था मेरे काम की बुनियाद पर। ये सच बात है, हूँ बहू मैं बता रहा हूँ। मुझे लग रहा मैं किसी पाकीज़ा जगह बैठा हुआ हूँ, चूँकि जिस शख्स का ज़िक्र है वो मेरे नफ्सियाती सतह पर मेरे मुर्शिद है, मेरे वजूद को सराहा, मुझे ख़यालात दिए, मुझे सोचने का अंदाज़ दिया और मुझे बताया कि जीना कैसे। अब्बू ने पैदा किया और बहुत शफ़क़तें दी, लेकिन मेरी जहन साजी जो कुछ थोड़ी बहुत कहते हैं उनकी सोहबत में मिली, तो मैं उन्हें अपना सब कुछ मानता हूँ। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, दरमियान में मैं आपको काटता भी रहूँगा क्योंकि वक्त भी है, वो उसको भी ख्याल भी रखना है। मोहम्मद रफ़ी साहब दिलीप कुमार साहब की आवाज़ थे और दिलीप साहब के गानों में रफ़ी साहब से हटकर कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। लेकिन मोहम्मद अज़ीज़ साहब की ये बड़ी खुशनसीबी रही कि रफ़ी साहब के जाने के बाद उन्होंने दिलीप साहब को भी अपनी आवाज़ दी। अभी आपने कहते हुए एक लफ्ज़ कहा कि ज़रूरतमंद लोगों की भीड़ थी, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो जो ज़रूरतमंद आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो उसकी वजाहत करें ज़रा, किस तरह से क्या हुआ था? यहाँ तो लोग अगर किसी को अनाज देते हैं, पैसे देते हैं, तो पहले कैमरा बुलवा लेते हैं। मीडिया देख रहा है कि हम समाज के सुधारक हैं, हम रहबर हैं, हम मदद करने वाले हैं, हम दाता हैं। लेकिन और बहुत से लोग हैं कि जो शराफत और अखलाक और मज़हब के ठेकेदार होते हैं, लेकिन ऐसा आदमी अब तक की ज़िंदगी में मुझे नज़र नहीं आया जो बहुत ही खामोशी से पैसे गरीबों की मदद करते थे। यतीम खाने पूरे हिंदुस्तान में, मदरसे, गरीब मजबूर नौजवान लड़कियों की शादी और ज़रूरतमंद अदाकार जैसे मुकरी साहब, ये अभी मैंने बताया इकबाल कुरैशी, अभी भट्टाचार्य, इनके चूल्हे इनकी वजह से जलते थे। हर वक्त मैं देखता था, हर वक्त मुकरी आ जाते थे, अभी भट्टाचार्य पुराने आर्टिस्ट आ जाते थे, और फिर ये तमाम इकबाल कुरैशी जो नाकाम थे, वो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी और अजीज़ भाई ने एक बार गाया, तो अनिल कपूर आए थे। तो लेकिन तो ये लोग मदन मोहन नौशाद साहब और एच.डी. बर्मन के दरमियान वो पिस के रह गए इकबाल कुरैशी। तो ऐसे लोगों के चूल्हे इनकी मोहब्बत के हिद्दत से जलते थे, इनके तवज्जो से जलते। जी, तो इस बात की वजाहत हो गई कि उन्होंने सिर्फ ज़रूरतमंदों का हमेशा ख्याल रखा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के। उसका मैं जो दावा कर रहा हूँ उसकी दलील खुदा गवाह है कि मैं सच कह रहा हूँ कि उन्होंने मैंने अपने हाथों से 50,000 60,000 सस्ता ज़माना 87 88 89 इस दौरान की बात कर रहा हूँ, पोस्ट कार्ड होते थे और उसमें मैं मनी ऑर्डर अपने हाथ से करता था
तो जब मैं मिला उनसे, उन्होंने कहा तुम करो तवज्जो से, क्योंकि तुमसे पहले जो कोई होता है वो पैसे मार देता है, हकदार के पास हक नहीं जाता है, तो ये तुम करो। तो मैं अपने हाथों से महीने में 40, 50, 60 हज़ार पाबंदी से हर महीने पोस्ट करता था और कहते थे कि ख़बरदार। और जब उन्होंने और मुझे कहा कि ये ख़बर अज़ीज़ तक ना जाए, ये सिर्फ मैं और तुम, ये राज ना जाए कि मैं गरीबों में तकसीम करता हूँ, वरना चर्चा हो जाएगा। लेकिन आज वो है नहीं, ये मेरे जहन में कर्ज था और नदीम साहब ने और दबीर साहब ने ऐसी महफिल रचाई कि मैं अपने दिल का जो नशा है, जो वो बोझ मैं नशीला और सहरंगेज और मुअत्तर बोझ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको देखने वाले, आपके सुनने वाले अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही जज्बात में डूब गए हैं। दिलीप साहब का जिक्र करते हुए इनकी आवाज़ में एक लर्जिश आ गई है, वो मोहब्बत आ गई है। और मैं समझता हूँ कि आज के इस खूबसूरत स्टेज से दिलीप साहब का जिक्र करके आपने उस हक़ की अदायगी कर दी, वो फ़र्ज़ जो दिलीप साहब ने आपके ज़िम्मा किया था। दिलीप साहब के बारे में बहुत सारी इस तरह की उल्टी सीधी बातें भी मशहूर हैं, जैसे कि वो बड़े आशिक मिजाज थे, या उनकी बहुत सारी महबूबाएँ हुआ करती थीं, या इंडस्ट्री की बहुत सारी जो हीरोइन है शायद ही कोई ऐसी हो जो कि उन पे फ़िदा ना हुई हो या उनके साथ उनका अफेयर ना चला हो। ये तो मीडिया की बातें हैं, मैगज़ीन की बातें हैं, अखबारों की बातें हैं। आपने क्या पाया? सबसे बड़ी बात है, खालिस गौर की बात है, एक बीवी जो 50 साल साथ रही है, अब वो शौहर की दीवानी हो, किरदार की बुनियाद पे होती है। वो आदमी साफ शफाफ था। हाँ, ये अलग बात है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौर में सिचुएशनली कुछ हो जाता है। हर आदमी अगर मुहासबा करे तो कहीं ना कहीं कोई कहानी होती है, लेकिन एक शमा क्या करे, उस पर परवाने तो एक शमा क्या करे, शमा तो मजबूर है, वो तो जल कर अपने वजूद का इजहार करता है और दूसरे दीवाने हो जाते हैं। लेकिन वो आदमी ना ही अय्याश थे, ना ही हवस परस्त थे। क्या बताऊं मैं, एक बेमिसाल इंसान, एक बावकार मर्द, और सलीक़े से वो एक बावकार, एक दबदबा वाले, एक वजाहत से भरपूर एक मर्द थे। औरतें वो साथ मुतासिर होती थी, चाहे वो मधुबाला है, चाहे वो वैजयंती माला, वहीदा रहमान, और बाद में औलाद के लिए उन्होंने अस्मा खान से शादी की। वो एक जो ख्वाहिश होती उसलिए उसे गलती कहा गया। वो बिल्कुल वो अय्याश नहीं थे, उनकी ज़िंदगी में कोई कहानी नहीं है। इतना पुरसुकून, इतना लतीफ़, इतना प्यारा शख्स, उनके चेहरे को देख के लगता है कि जैसे वज़ू कर लिया, सच बोल रहा। और जैसे लगा आप वज़ू के बाद, ये मुबालगा नहीं है, बनावट नहीं है, आप लोगों में से कोई ना कोई मिला होगा, जैसे लगता वज़ू कर लिया, जैसे लगे सुकून है, जैसे सहरा में तपते रेगिस्तान से मीलों सफ़र करने के बाद आपको घना दरख्त मिल गया हो, ठंडा पानी मिल गया हो। उनकी सोहबत ऐसी थी, और उनकी सोहबत में सीखने का मौका मिलता था, तहज़ीब, इल्म, नफ्सियात, और ख़ास तौर से ऐसी सी किताबें मैंने उस दौर में नफ्सियात की पढ़ी हैं, और ऐसी तरबियत, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो ऐसी बात है कि वो आदमी को किरदार, भाई उसे क्या ज़रूरत है, कैसे पता, एक आदमी नशे में डूबा हुआ है, अदाकारी के नशे में नहीं, शख्सियत साजी के नशे में, एक ऐसी पर्सनालिटी से मुतासिर थे, ऐसी पर जो कायनात में बेमिसाल है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम से वो मुतासिर थे, ना सिर्फ स्टेज के लिए बल्कि किरदार में उन्होंने उतारा था। उन्होंने किरदार में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा था, उन्होंने जहन में अपने बसाया था और अपने किरदार में उसे पेश किया अमली तौर पे। वो एक सादा, एक तसव्वुफ में डूबे हुए खुदा शनास थे। खुदा परस्त तो बहुत लोग होते हैं, खुदा परस्त बहुत होते हैं। अभी नमाज़ पढ़ा, हज किया, रोज़ा रखा, उसके बाद गीबत वो करे, ज़ोहर की नमाज वो पढ़े, फिर गीबत करे, फिर असर की पढ़े, फिर गीबत करे, गुरूर करे, तक़वा का गुरूर, दौलत का गुरूर, हुस्न का गुरूर। वो आदमी डाउन टू अर्थ, वो सिर्फ शुक्र जानता था, शिकायत तो जानते ही नहीं था।
ना गोया किसी से। दिलीप साहब की जो शख्सियत थी वो एक ऐसे शमा की थी कि हम कहें कि शमा की आदत है जलना और उसकी फितरत है जलाना। अब परवाने अगर आके खुद से निसार हो जाएं, खुद से उन पे फिदा हो जाएं, खुद अपनी जान दें, तो इसमें बेचारे शमा का क्या कसूर है। तो दिलीप साहब की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही रही, एक शमा की तरह वो फरोज़ा थे और परवाने उनके चारों तरफ इर्द गिर्द निसार होते रहते थे। दिलीप साहब एक अदाकार ही नहीं थे बल्कि एक फ़लसफ़ी भी थे, माहिर नफ्सियात भी माहिर थे। नफ्सियात। जी जी। और अक्सर व बेशतर उनकी कई बातें हैं जो हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, कि वो कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक अमेरिका छुपा होता है। वो उस बात की ज़रा वजाहत करें। एक जुमला उनका मुझे याद है और वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन गया है। वो कहते थे, जैसे बहुत से लोग हैं कहते कि मुझसे नहीं होगा, मैं नाकाम हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, अब ज़िंदगी में अब तरक्की के रास्ते बंद हो गए। लेकिन वो कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक अमेरिका छुपा है, शर्त यह है कि आप कोलंबस बन जाएं, आप अपने वजूद का कोलंबस बन जाएं, आपके अंदर का अमेरिका दरियाफ्त हो जाएगा। तो कुदरत की तरफ से हर आदमी में मुख्तलिफ़ तरह की खूबियाँ होती हैं, लेकिन हम एक टारगेट ले लेते हैं कि हमें वो मंजिल चाहिए, वो काम चाहिए, लेकिन खुद कुदरत का तकाजा कुछ और होता है। तो ये इस तरह से वो बोलते थे। और भी वक्त काफ़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, इसके बाद हम आपके सामने दिलीप साहब के अपनी विजुअल्स देखे। अब दिलीप साहब को थिरकते हुए भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। उनकी फ़िल्मों के चंद गानों को हम आपके सामने पेश करेंगे जिस पे मास्टर सलीम और मिस दीपा परफॉर्म करेंगी। लेकिन उससे पहले चलते चलते मैं देख रहा हूं कि हमारे अनीसुन नबी साहब बहुत ही जज्बाती हो चुके हैं, तो मैं इनसे अगला कोई सवाल न करते हुए मैं इन्हें वक्त दे रहा हूं कि ये जिस तरह से चाहें और जिन अल्फाज में चाहें यूसुफ खान साहब या दिलीप कुमार साहब के बारे में अपने जज्बात का बिल्कुल खुले दिल से और खुले लफ्ज़ों में वो ये करें। और आप लोगों से भी गुजारिश है, मुझे यकीन बल्कि उम्मीद तो है ही, यकीन भी है कि इनकी बातों से आप लोग महसूस हो रहे होंगे और मुमकिन है कि दिलीप साहब की शख्सियत के कुछ और भी पहलू आप लोगों के सामने आ रहे होंगे। तो आप अपने दिल की बात अपने ऑडियंस के सामने रखें, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ आएंगे। हजरात, आज के दौर पे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, इसमें हम देखते मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं और हर तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपकी हिम्मत अफजाई कराने के लिए एक बाकायदा एक प्रोफेशन हो गया। लेकिन दिलीप साहब से बड़ा मोटिवेशनल शख्सियत मुझे कोई नज़र नहीं आया। वो हमेशा आने वाली नस्ल को और जिनसे उम्मीदें होती हैं वो महसूस कर लेते थे। चूँकि वो फेस रीडर भी थे, सारी किताबें उनके वहाँ पे रहती थी, मुझे भी मौका मिलता था उनके ज़ाती लाइब्रेरी में पढ़ने का। तो वो कहते थे कि ज़िंदगी से भरपूर जुमले कहते थे। जैसे उन्होंने मुझे कहा था, और भी लोगों को कहते होंगे, लेकिन मुझे जो कहा था उसे मैंने गांठ में बांध दिया, जहन में रख लिया और उसी अंदाज से मैं कुछ रास्ते उसी अंदाज से इख्तियार किए कि वो कहते हैं, एक तो हदीस शरीफ है कि मन सौमता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। दिलीप साहब कहते थे कि क्या बोलना है, इस पर लोग बहुत कोशिश करते हैं, क्या क्या बोलना है, लेकिन कामयाबी का एक रास्ता है कि क्या नहीं बोलना है। क्या अब इस जुमले के को फैलाएं, आप इस पे गौर करें। अक्सर ऐसा होता है जब हम मुखातब और मुखातिब जब सामने होते हैं तो बहुत सी बातें हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन हमारी नासमझी या गलती होती है कि हम मुंह पे बोल देते हैं और बहुत सारे जुमले मेरे अंदर रहते हैं और कभी कभी निकल जाते हैं। और लेकिन वो कहते थे कि एडिटिंग करते हो, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। उसके नताइज फ़ौरन जहन में आ रहे हैं कि ये जो बम गिरेगा तो इसका क्या असर होगा। तो वो इतना इस जुमले पे हम जितना भी गौर करें कि क्या बोलना, इस पर मेहनत ना करना। मैं तो नहीं रहूँगा, हालांकि उनको बहुत लंबी ज़िंदगी मिली। और मैं आपको बताऊं कि 1922 कह रहे हैं, लेकिन वो 1918 में उनकी पैदाइश हुई थी। ये पर्सन उस घर पे जाने की वजह से बात हुई। मुझे इसलिए याद है कि उन्होंने कहा था कि मैंने कहा 1922 लिखा जाता,
कह रहे भाई और हसीनों के साथ थिरकता हो चंद साल तो छुपाना ही है। तो 1922 मुझे 18 इसलिए भी याद है कि मेरे वालिद भी 1918 में पैदा हुए। तो मैंने कहा था कि मेरे अब्बू भी 1918 में पैदा हुए। तो इधर उस तरह से जब इंतकाल हुआ तो 103 साल के थे वो, 95 के नहीं थे वो, या कितने साल के। तो उन्होंने मुझे बताया एक बार कि ये जो जुमले, ये जो जहनी मामला है उसका नफ्सियाती जो जायज़ा है उसको हमेशा लाशऊर में बातें करते रहो और हमेशा हमेशा ये करो कि क्या यहाँ नहीं बोलना, इसे काटना है, इसे हटाना है, इसे ये करना है। तो और एक बार जब मैं एक आदमी उदास था, हालांकि ये जुमला खलील जिब्रान का है लेकिन मुझे याद है, एक आदमी बहुत टूटा हुआ था, बहुत उदास था, अमजद खान, गब्बर सिंह अमजद खान, अक्सर वो उनके घर आते थे, संजय खान आते थे और भी फ़िरोज़ खान, तो बहुत से लोग होते थे। तो एक दिन अमजद खान जिनका एक वर्जिश नहीं कर सकते थे कि इसलिए वज़न बढ़ता जा रहा था ऑपरेशन के बाद, तो बहुत टूटे हुए थे अमजद खान। तो वो एक जुमला उन्होंने कह दिया था और बहुत प्यार से शफ़क़त से, जैसे छोटा भाई है, उन्होंने कहा था, जुमला मुझे याद, अख्तर ये खलील जिब्रान का जुमला है कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट का गहरा मेकअप लगा लो ताकि गम की झुर्रियाँ नज़र ना आए। इस जुमले का जो प्रैक्टिकल इजहार है वो जब मैं खुतूत लिखता था, फैंस, जब इब्तिदा मेरी मुलाकात की उसके बाद तो मैं उनका बेटा हो गया, लेकिन जब मैं गया तो फैंस लेटर 95% फैंस लेटर आते थे और 5% इंग्लिश हिंदी में आते थे, लेकिन ज़्यादातर अरब में जो इंडो पाक के लोग थे, इंडिया और पाकिस्तान के लेटर थे। तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि ये जुमला अमली तौर पे उनकी ज़िंदगी में है। तो कई ख़त आते थे जिसमें लोग जो मुल्ला नुमा टाइप के एक्सट्रीमिस्ट लोग होते थे वो उन्हें लान तान करते थे। मुझे मालूम नहीं था, मैं उतना जानता नहीं था कि ये जो ख़त उन्हें दिखाऊंगा तो उसका असर क्या होगा। तो मैंने वो ख़त, उस एक ख़त था कि तुमने इतनी बदकारियाँ की हैं, यूसुफ मियाँ अरब से लाया था जो पाकिस्तान के थे, वो तुमने इतनी बदकारियाँ की इसलिए खुदा ने तुम्हें बे औलाद किया था। तो मैंने कहा खान साहब ये इसका क्या जवाब दूँ। तो लेटर उन्हें पढ़ा, मुस्कुरा के रह गए, तो दे दिया, कुछ जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद दूसरे दिन जॉन कह रहा है, जॉन उनका सेक्रेटरी, कि वो ऐसे लेटर ना डालो, बानो जी कह रही थी, सायरा बानो। तो फिर मैं कहा क्या लिखा है, तो बोला डिटेल वो बताएंगी। तो बानो जी ऊपर से आई, सायरा बानो, उन्होंने कहा रात भर रोए वो कि लोग मुझे गुनाहगार समझते हैं और मुझे मेरी औलाद जो ज़ाय हो गई तो मेरी बे औलादी को मेरी बदकारी से ताबीर दे रहे हैं और मशीयत खुदा, मशीयत इज़्ज़ती नहीं देख रहे कि अल्लाह का हुक्म क्या है और मुझे लोग बदकार समझते हैं। तो बहुत ही मतलब आबदीदा हो गए थे, वो बहुत डिस्टर्ब रहते रात भर। तो ये बात याद है मुझको। ऐसी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। पर ऐसा लगता है कि उन यादों का जो सैलाब उमड़ रहा है अब उस पर बंद लगाने का वक्त आ गया है। बस मैं बताऊं कि जैसे आबशार है, जैसे आसमान है, जैसे हिमालय है, शख्सियत इतनी मरबूत, मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड, खालिस ये तरीक़ा जो है उनका वो एकदम आखिरत ओरिएंटेड था, जवाबदेही का तस्वुर। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आखिरी, बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। एक दिन जब मैं फ्री हो गया, बार बार मिलते मिलते सैटरडे संडे जाता था, उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा। तो एक दिन जब मैं फ्री हो गया उनसे, होता है ना बड़ी शख्सियत से फिर नॉर्मल हो जाते हैं, मैंने कहा खान साहब एक बात बोलूँ। तो 89 या 80 के आखिर में कहा, पहले आपकी अदाकारी मुझे पसंद नहीं आती थी, आपके बॉडी लैंग्वेज ऐसे होते थे, आप हंस देते थे, फ़ौरन हंस देते थे, आपके आवाज़ में जो मॉड्यूलेशन है, वोकल कॉर्ड में वो हुस्न नहीं था, वो जादू नहीं था, और आपका जो एक्शन, एक्सप्रेशन, रिएक्शन, आइज़ का भी एक्सप्रेशन मुझे पहले पिछली शुरू के 5-10 फिल्में मुझे पसंद नहीं आई।
गौर से सुनते थे। मतलब हमारी स्टार हैं जो वो जो भी कामयाब होता है, चाहे वो बड़ा लीडर हो या बड़ा स्टार हो, किसी भी फिल्म में आंखें नहीं मिलाता है आम आदमी से, लेकिन ये दिलीप साहब ऐसे आंखें मिला के बात करते थे। उन आंखों की शुआएं रोशनी और उसकी खुशबू मेरे तस्वुर में है। ऐसे कभी किसी ने आंख मिला के बात नहीं किया। जैसे मेरा ये बटन खुला रहता था, बात करते हुए बटन लगा देते। ये जो बटन, एक बटन से तरबियत का पता चलता है, लापरवाही का पता चलता है, ऐसे बोलते थे। तो ये बटन तुम्हारी तहजीब का नुमाइंदा है, ये बटन। तो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि तुम इतने कम उम्र हो, दुनिया में किसी ने मुझे नहीं कहा, तुम पहले शख्स हो, तुम हमेशा याद रहोगे कि मेरी अदाकारी में चेंजेस कैसे आए। ऐसी सहरंगेज, ऐसी मैजिकल अदाकारी, एक एक हरकत। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि अगर दिलीप साहब को एक भी डायलॉग ना दिया जाए, वो घूम रहे, फिर रहे, पानी पी रहे, चाय पी रहे, देख रहे, उसमें ही पब्लिक हटेगी नहीं। उनके जिस्म में ही मैजिक, उनके एक्सप्रेशन में, सब चीज़ में मैजिक। मतलब हर चीज़, वो कुछ नहीं कर रहे, मुस्कुरा के देख लिया। अभी देखिए वो अमरीश पुरी ने जब ऐसे लालच दिया, जो हंसा है, वो कौन हीरो ऐसा हंस सकेगा जिसमें तंज भी है और खुद शनासी भी है और उसकी हमाकत आमेज गुरूर भी है। सब कुछ जानकर एक अजीब अंदाज से मुस्कुराहट दिया। खैर वर्सटैलिटी तो वहीं से शुरू होती है। तो खैर मैंने कहा कि तुम हमेशा याद रहो कि तुमने कैसे महसूस किया, तुम तो यंग हो, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे चेंजेस आए। मैंने कहा अचानक चेंज आया, ऐसे ऐसे अंदाज बदल गया आपका, देवदास से बॉडी लैंग्वेज, फिर आप दिल दिया दर्द लिया में वो अदाकारी, फिर वो आदमी, वो मुख्तलिफ, एक के बाद गंगा जमुना। आपका बॉडी इतना फैशनेबल हो गया, इतना बैलेंस, वोकल कॉर्ड आपका। पहले आपकी आवाज़, एक सेंटेंस जब आप बोलते थे तो वो सेंटेंस का आखिरी हिस्सा ज़रा रुक जाता था, मतलब थोड़ा धुंधला हो जाता था पहले जब पुरानी फिल्मों में। उसके बाद आप आवाज़ को पूरे तक पहुंचाते हैं आप, और ये अंदाज़, आपके चलने का अंदाज़ बदल गया। आप स्ट्रेट चलते थे, कोई हुस्न नहीं था आपकी चाल में, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि मुझे कुछ चेंज लाना है। मैं खुद महसूस कर रहा था, तो मैंने बहुत लोगों को पढ़ा, बड़े बड़े मुफक्किरीन को पढ़ा, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में देखी। मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, तो मेरे हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक किताब लगी, आखिरी है, छोटा सा एक किताब हाथ लगी, मोहम्मद अरबी। मोहम्मद अरबी में हुजूर की पूरी ज़िंदगी, बोलने का, चलने का, देखने का, हर पूरा उनकी शख्सियत को लिखा हो गया था। और ये किताब पाकिस्तान से शाये हुई है। मोहम्मद नईम की किताब है जी, मोहम्मद नईम की किताब है, बहुत बड़े आलिम हैं। तो हुजूर दिलीप कुमार ने कहा कि मैंने पढ़ा, उसके बाद मेरा बॉडी लैंग्वेज बदला, मेरे एक्सप्रेशन बदले, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चलते थे जैसे ढलान से उतर रहे हैं। मैंने वो नक्काली की। मैंने कहा जब नकल करना ही है तो कायनात के सबसे बड़े अजीम शख्स की नकल करो। तो मैंने सोचा, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं जिक्र कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, मेरा दिल आंसुओं से भर गया। तो उन्होंने कहा, जब हुजूर एक जुमला को बोलते थे, हम लोग का जिक्र हो चुका, एक जुमला जब हुजूर बोलते थे, उस जुमले में जो की वर्ड होता था, जो ख़ास वर्ड होता था, उसको 2 बार बोलते थे। आप कई फिल्मों में देखिए, आप देखिए वो कर्मा में देखिए, जब डॉक्टर डैन को थप्पड़ मारते हैं, सन्नाटे साहब थप्पड़ मार के बोलते हैं, ये गूंज सुनी तुमने, ये गूंज सुनी, गूंज पे 2 बार जोड़ा। और जितनी बातें, तो ये जुमला, ये उनका अंदाज था। चलते वक्त ढलान से उतर रहे, मुस्कुराहट, दांत पूरे दिखाई ना दें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आलिम दीन है, जो वाकिफ़ है, वो जानते। पहले वो यहाँ तक हंसते थे, पूरे दांत दिखाई देते थे दिलीप साहब के। उसके बाद यानी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतार लिया अपनी ज़िंदगी में, ये बल्कि उतर गए। ये है तकवा, ये है पाकीज़गी, ये है पाकीज़गी। जो वरना लोग नमाज रोज़ा हज कर भी करें, मगरूर भी हैं, लग रहा है जन्नत में कॉर्नर प्लॉट पे उन्हें फ्लैट मिलेगा। हाँ,
ये तकवा अनीस भाई, ऐसा ना हो कि अब ये लोग ये समझें कि अब मिलाद शरीफ की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हम बात कर रहे थे दिलीप साहब की, और आपके जज्बात को बहुत ज़्यादा ही मैं महसूस कर रहा हूँ। इनकी आंखों में नमी आ चुकी है। यही तो ट्रेजेडी के नबी लेकिन करीम मुश्किल मिलाद ये के लिए है, नहीं है, लेकिन कायनात के लिए। ये मुश्किल है कि अभी कुछ लोग हमारे आर्टिस्ट और भी इंतज़ार में बैठे हैं। तो मैं आज की इस गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करते हुए इसका इख्तिताम मैं कर रहा हूँ। और आगे की तरफ बढ़ने से पहले दिलीप साहब के लिए मैं सिर्फ एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं कैसे बात करूँ और कहाँ से लाऊं उसे, मगर ये भी नहीं मुमकिन कि भूल जाऊं उसे, ये भी नहीं मुमकिन कि भूल जाऊं उसे, उनका जिक्र होता रहेगा। और अब दिलीप साहब की यादों को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पे आने की दावत दूंगा मास्टर सलीम साहब को, कि जो आपके सामने एक दिलीप साहब के एक्ट को पेश करने वाले हैं। और उस वक्त तक के लिए अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। अनीस भाई, आप बहुत ज़्यादा ही जज्बाती हो गए हैं, और ये आपकी खुशनसीबी है, हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे सामने इतनी खूबसूरत ऑडियंस बैठी है जो आपके जज्बात को महसूस कर रही है और आपके जज्बात का वो हिस्सा बनी हुई है। एक बार ज़ोरदार तालियां जनाब अनीसुन नबी साहब के लिए। जिसने भी ताली नहीं बजाई उसको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अनीस भाई कुछ गुनगुना दीजिए। भाई ऐसा है कि दिलीप साहब का हक इन्होंने अदा कर दिया। अब चूंकि ये प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज़ साहब के भाई हैं, तो उस हवाले से अब उस हक की भी अदायगी ये करने जा रहे हैं। थोड़े से कुछ लाइंस इनकी आवाज़ में लीजिए। आवाज़ से अल्लाह का। ये रात जैसे दुल्हन बन गई, चरागों से करूँगा उजाला, मैं दिल के दागों से। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात। जोरदार तालियां। बाकी मुखड़ा बाकी अंतरा बाकी। जी अंतरा बाकी है, वो भी पूरा करें। तू मेरा साथ न दे राह मोहब्बत में सनम, चलते चलते मैं किसी राह पे मुड़ जाऊंगा। कहकशा चांद सितारे तेरी चूमेंगे कदम, तेरे रस्ते की मैं एक धूल हूँ उड़ जाऊंगा। साथ मेरे मेरा अफसाना चला जाएगा। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात। उम्मीद करता हूँ कि ये गुफ्तगू आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और लाइनें तो गाने की ये थी कि शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा, और क्या दीवाना चला जाएगा।
लेकिन ये जो अफसाना है, ये अफसाना कभी ख़त्म नहीं होगा, ये अफसाना इसी तरह से ज़िंदा रहेगा। और इनका एक और तारुफ मेरे हाथों लगा कि ये बहुत अच्छा गाते भी हैं, एक अच्छे सिंगर हैं। और नदीम भाई, अगली बार इनके लिए गाने का प्रोग्राम रखा जाए तो खूब रहेगा ना।